नमस्कार साथियों, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 संस्कृत शिक्षा विभाग। साथियों, ग्रेड सेकंड एसएसटी विषय, इसमें हम इतिहास विषय के एक एक टॉपिक को आपके पाठ्यक्रम के अनुसार कवर कर रहे हैं। साथियों, आधुनिक भारत, विश्व इतिहास, मध्यकालीन भारत, ये हमने कंप्लीट कर लिया। प्राचीन भारत में भी हमने सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के टॉपिक को पिछले वीडियो में देख लिया। साथियों देखिए, आज का हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। और देखिए, हम टू द पॉइंट बात करें, वैसे तो प्राचीन भारत के जो टॉपिक है ना, अपने आप में बहुत बड़े हैं, लेकिन हम आपके परीक्षा पैटर्न को फॉलो करते हुए और पाठ्यक्रम को देखते हुए केवल और केवल टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। साथियों, जैसे वैदिक सभ्यता में आपके पाठ्यक्रम की बात करूं तो सामाजिक जीवन है, धार्मिक जीवन है, ठीक है, और हम केवल इनकी बात करेंगे। लेकिन चूंकि जो सामाजिक जीवन है और धार्मिक जीवन है, इनके बारे में जानकारी साहित्य से प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है? साहित्य से, वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है। तो इनसे संबंधित जो साहित्य में जानकारी मिलती है वो भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और हम देखते हैं ये पूरा साहित्य है, साहित्य भी आ गया साहब, पूरा साहित्य नहीं है, लेकिन जो सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो आपको ध्यान रखनी है। जैसे हम सामाजिक जीवन पढ़ेंगे तो इसके संदर्भ में जो मेन चीज़ हैं जो साहित्य में मिलती हैं उनका उल्लेख करेंगे तो साहित्य भी कवर हो जाएगा। धार्मिक जीवन पढ़ेंगे तो उनका उल्लेख करेंगे, वो कवर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब इसका मतलब ये नहीं है जैसे साहित्य है, धार्मिक जीवन है और सामाजिक जीवन है तो मैं आपको पूरी किताब छपा दूं, नहीं। शिक्षक का काम है, यदि आप अनुभवी हैं, परीक्षा के पैटर्न को पकड़ पा रहे हैं तो केवल मेन चीज़ें निकालिए। ठीक है, कम सामग्री में ज़्यादा चीज़ें आए, वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम टू द पॉइंट बात करेंगे। और सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, इसमें से आपको एक भी चीज़ छोड़नी नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ उनको आप अवश्य नोट कर लें। ठीक है, आपने अभी तक जो भी पढ़ा अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इनमें देख लेना जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ। यदि ये आपने नहीं पढ़े हैं तो आप उसको अवश्य याद करें। ठीक है साथियों, चलिए सामाजिक जीवन की बात करें तो सामाजिक जीवन में हम इन चीज़ों को देखेंगे। परिवार है, वन व्यवस्था है, विवाह है, शिक्षा है, वस्त्र आभूषण है, मनोरंजन के साधन है। परिवार की बात करेंगे, वन व्यवस्था की बात करेंगे, विवाह की बात करेंगे, शिक्षा, इन सब की अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं परिवार। ठीक है, अब जो ऋग्वैदिक कालीन, वैदिक कालीन जो समाज है वो, उसमें जो परिवार है वो कबीलाई संरचना है वहाँ पर, और परिवार संयुक्त परिवार के रूप में है। कैसा है? पहली बात तो यह है, संयुक्त परिवार है। एक तो ये चीज़ आप नोट कर लें, संयुक्त परिवार है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, परिवार पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। परिवार में पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था, इसको भी आप नोट कर लें, पितृसत्तात्मक व्यवस्था। अब इसके संबंध में कुछ जानकारी साहित्य से मिलती है तो वो भी याद रखना है। जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण, आपको इसमें याद रखना है, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, इसमें क्या दिया हुआ है? सुनय सेप आख्यान, सुनय सेप की कथा है जिसमें एक पिता अपने पुत्र को गायों के बदले बेच देता है। ठीक है साथियों, तो वो आपको याद रखना है, सुनय सेप आख्यान, सुनय सेप आख्यान, सुनय सेप आख्यान। पितृसत्तात्मक मतलब पिता के बाद में पुत्र को अधिकार मिलता है, उत्तराधिकार वही है, संपत्ति में उसको अधिकार मिल रहा है। ठीक है, पितृसत्तात्मक, लेकिन पिता का कठोर अनुशासन भी है। जैसे सुनय सेप आख्यान में सुनय सेप को इसके पिता ने बेच दिया था। कहाँ से जानकारी मिल रही है? ऐत्रेय ब्राह्मण से। इसको आप याद रखेंगे, पूछ लेंगे कि भाई सुनय सेप आख्यान कहाँ से मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में एक चीज़ याद रखनी है आपको, जाये दस्तम। क्या याद रखना है? जाये दस्तम। ये क्या है? ये घर में गृहिणी के बारे में है। गृहिणी की विशेषता का वर्णन करते हुए कहा गया है कि गृहिणी ही ग्रह है, जो घर की गृहिणी है वो ही ग्रह है। ये आप नोट कर लें, गृहिणी ही ग्रह है, ये आप नोट कर लें। ठीक है, परिवार में केवल आप इतना देखें, संयुक्त परिवार है, कबीलाई संरचना है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, ऐत्रेय ब्राह्मण को याद रखें, जाये दस्तम, इसका मतलब है गृहिणी ही ग्रह है। ठीक है, ये हो गया आपका परिवार, याद रखें। चलिए अगली बात हम देखते हैं वन व्यवस्था की। क्या देखते हैं? वन व्यवस्था की। देखिएगा,
वन व्यवस्था में वन व्यवस्था में क्या है, वन व्यवस्था की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं कि जो वन शब्द है इसका अर्थ क्या है। वन शब्द का अर्थ क्या है? वैदिक काल में वन शब्द का अर्थ है रंग, रंग से लिया गया है। किससे लिया गया है? रंग। रंग के आधार पर इनको दो भागों में बांट दिया, एक तो है आर्य और एक है अनार्य। यानी कि जिनका गोर रंग है, गोरा रंग है, वे आर्य हैं, जिनका कृष्ण रंग है, सांवले हैं, काले हैं, वो है अनार्य है। आर्य और अनार्य हो गए, ठीक है। इन अनार्यों के लिए अनेक शब्द यूज में किए गए हैं ऋग्वेद में, ठीक है। दास, दस्यु कहा गया है, ठीक है। मृगवाचय जो अपरिचित भाषा बोलते हैं, नाश है, कई शब्द यूज में लिए गए, ठीक है। देखिए इसके बाद में वन व्यवस्था का उल्लेख, वन व्यवस्था का उल्लेख, इसकी बात करें हम तो इसका उल्लेख मिलता है। अब इसका संदर्भ ले रहा हूं, देखना जो साहित्य है ऋग्वेदिक काल का 10वां मंडल, उसके पुरुष सूक्त में विराट पुरुष की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। विराट पुरुष की अवधारणा, जिसके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, पैरों से जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र। मुख ब्राह्मण से, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति बताई गई है। लेकिन आपको याद रखना है 10वां मंडल पुरुष सूक्त, बस ये याद रखना है। देखिए 10वें मंडल ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में विराट पुरुष की अवधारणा, ये आप याद कर लें। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में विराट पुरुष की अवधारणा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की उत्पत्ति कहाँ से मिलती है? इसमें नोट, सबसे पहले प्रश्न आएगा कि शूद्र का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? यहीं 10वें मंडल पुरुष सूक्त में। इससे पहले 3 वर्ण हैं, लेकिन जो शूद्र शब्द है, शूद्र का उल्लेख इसी में है 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ठीक है। सर्वप्रथम शूद्र का उल्लेख सर्वप्रथम शूद्र का उल्लेख इसी में है, ठीक है। ये 1 मिनट, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में विराट पुरुष की अवधारणा, सर्वप्रथम शूद्र का उल्लेख 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। मान लो ऐसे प्रश्न आ जाए तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे आ जाए तो याद रखना है, ठीक है। ये हो गई ये बात। अब इसके अलावा अपन और बात करेंगे इसी में। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें साथियों। वन, रंग, उल्लेख है 10वें मंडल, ठीक है। इसके बाद में देखो अपन और बात करेंगे इसकी। अब इसी में आपको एक चीज़ और लिखनी है। ये जो वन व्यवस्था है ये कर्म आधारित है, न कि जन्म आधारित। वन व्यवस्था कैसी है? कर्म आधारित। इसको आप नोट करें। वन व्यवस्था कैसी है? कर्म आधारित। एग्जाम्पल इसका संदर्भ, साहित्य का संदर्भ लेंगे। ऋग्वेद का 9वां मंडल, ऋग्वेद के 9वें मंडल में ऋषि आंगिरस के द्वारा कहलवाया गया है। ऋषि आंगिरस कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता भिषज वैद्य हैं, माता अन्न पीसने का काम करती है, साधन भिन्न है, फिर भी धन की कामना करते हैं। कौन कह रहा है? ऋषि आंगिरस। कर्म आधारित व्यवस्था है। इसका उदाहरण आपको याद रखना है 9वें मंडल में। ये आप इतना ध्यान रखें, 9वें मंडल में ऋषि आंगिरस के द्वारा, कहाँ है? 9वें मंडल में। आपसे मंडल भी पूछ लेगा, कथन आ जाएगा, मंडल पूछ लेगा। ऋषि आंगिरस कह रहा है कि मैं कवि हूँ, पिता वैद्य है, माता अन्न पीसने का काम करती है, साधन भिन्न है, फिर भी धन की कामना करते हैं। ये आप याद रखें, ऋग्वेद का 9वां मंडल। वन व्यवस्था कर्म आधारित है, न कि जन्म आधारित, ठीक है। वन शब्द का अर्थ रंग से है, ठीक है। और वन व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में है। बस ये बातें आपको इसमें याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं विवाह। क्या देखते हैं? विवाह। विवाह में देखिए साथियों, विवाह में हमारा, अब विवाह की बात करें, विवाह की देखिए, विवाह में क्या है? सबसे पहले तो यह है कि जो विवाह संस्था है इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। इसको नोट कर लें, विवाह संस्था का उल्लेख
विवाह संस्था का उल्लेख 10वां मंडल। विवाह संस्था का उल्लेख कहाँ मिलता है? 10वें मंडल में मिलता है, ये आप याद रखें। अब विवाह दो प्रकार के हैं, विवाह दो प्रकार के हैं, एक तो है अनुलोम विवाह, एक है प्रतिलोम विवाह, एक है प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, ठीक है। अब देखिए इसको समझिए, जैसे ये वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये व्यवस्था है। अब इसमें जैसे ब्राह्मण वर है और क्षत्रिय वधू है, तो कैसा विवाह हो गया? एग्जाम्पल लेते हैं, ब्राह्मण वर है, क्षत्रिय वधू है, तो कैसा हो गया? अनुलोम विवाह। जैसे ब्राह्मण विमद का राजकन्या कमदू से विवाह। एग्जाम्पल लिख लीजिए, ब्राह्मण विमद है, राजकन्या कमदू है, देखो अनुलोम विवाह। ब्राह्मण वर क्या है? ब्राह्मण है, वधू क्षत्रिय है, तो ब्राह्मण विमद का राजकन्या कमदू से विवाह किसका उदाहरण है? अनुलोम का। ठीक इसी प्रकार ब्राह्मण शयाश्व का राजकन्या दार्मे से विवाह भी इसी का उदाहरण है, ठीक है। आप केवल ये याद रख लें, एक उदाहरण बहुत है, ब्राह्मण विमद का राजकन्या कमदू से विवाह। इसके अलावा आप लिखना चाहें तो ब्राह्मण शयाश्व का, ब्राह्मण शयाश्व किससे विवाह हुआ? इसका दार्मे से, राजकन्या दार्मे से विवाह, ठीक है। ये अनुलोम का हो गया। प्रतिलोम की बात करें तो, प्रतिलोम की बात करें तो क्या होगा? ये तो हो जाएगी वधू, क्या हो जाएगी? वधू, और ये हो जाएगा वर। ब्राह्मण वर्ण की वधू हो, क्षत्रिय का वर हो। जैसे शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का विवाह राजा ययाति से कैसा विवाह है? प्रतिलोम विवाह है। इसको लिख लें, शुक्राचार्य की पुत्री ययाति से, शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का विवाह राजा ययाति से किसका उदाहरण है? प्रतिलोम का। अनुलोम का ब्राह्मण विमद का राजकन्या कमदू से विवाह, ब्राह्मण शयाश्व का दार्मे से विवाह, ये तो है आपके अनुलोम। प्रतिलोम है शुक्राचार्य ब्राह्मण है, पुत्री देवयानी का क्षत्रिय राजा किसे? ययाति से विवाह, प्रतिलोम हो गया। समझ में आ गया? अनुलोम और प्रतिलोम समझ में आ गया, ठीक है। जब यहाँ पर आपका वर उच्च वर्ण का हो, यानी कि वर जो दूल्हा है ऊंचे कुल का हो और निम्न कुल में ब्याया जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, अनुलोम है। लेकिन जब दूल्हा निम्न कुल का हो और उच्च कुल की लड़की से विवाह कर रहा है तो प्रतिलोम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, देखिए अब देखिए पुनर्विवाह। आपसे पूछे वैदिक काल में पुनर्विवाह का प्रावधान था क्या? हाँ था। इसके अलावा नियोग प्रथा थी, क्या थी? नियोग प्रथा। पुनर्विवाह था, नियोग प्रथा थी। नियोग प्रथा क्या होती है? जैसे किसी महिला का पति मर गया, ठीक है, उसके बाद में उसको ये प्रावधान था कि वो अपने पुत्र उत्पत्ति संतान प्राप्ति के लिए वो अपने पति के छोटे भाई देवर से संबंध बना सकती है, ठीक है। ये थी नियोग प्रथा और ये है पुनर्विवाह, ठीक है। पुनर्विवाह का प्रावधान था, नियोग प्रथा का प्रावधान था। बाल विवाह, ये इंपॉर्टेंट है, बाल विवाह नहीं था, बाल विवाह नहीं था। 16-17 साल की ऊपर से आयु में जाके विवाह होता था, बाल विवाह नहीं था। दास प्रथा थी, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो दास और दासियां हैं वो कृषि काम के लिए नहीं, उत्पादन के लिए नहीं हैं, घरेलू कार्य के लिए हैं। ध्यान रखें, अब नोट, घरेलू कार्य। दास प्रथा है लेकिन घरेलू कार्य के लिए है, बाल विवाह नहीं है, नियोग प्रथा है, पुनर्विवाह है, ये चीज़ें आप याद रखें। इसके अलावा दो शब्द, एक तो है अमाजू और एक है वहतु, इसको आप नोट कर लें। एक तो है अमाजू, जो आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याएं हैं, जिंदगी भर जो विवाह नहीं करती हैं उनको बोलते हैं अमाजू। और वहतु, कन्या की विदाई पर दिए जाने वाले जो उपहार होते हैं उनको बोलते हैं वहतु।
दोनों याद कर लें आप। अमाजू है आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याएं जो जिंदगी भर शादी नहीं करती हैं। वहतु है कन्या की विदाई पर दी जाने वाली राशि, भेंट, उपहार, वहतु। ठीक है, ये बात हो गई हमारी विवाह से संबंधित। अब बात करेंगे शिक्षा की। ठीक है साथियों, देखिए अब देखिए शिक्षा की बात करें अपन, शिक्षा की बात करेंगे तो वैदिक काल में शिक्षा कैसी है? शिक्षा गुरुकुल में दी जाती है, शिक्षा मौखिक है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था। पहली बात। वस्त्र आभूषण की बात करें तो 3 प्रकार के वस्त्र आभूषणों का जिक्र है। 3 प्रकार के वस्त्र हैं। एक तो आपका है निवी है, निवी होता है अधो वस्त्र, लिख लें आप, निवी होता है अधो वस्त्र, कमर के नीचे पहने जाने वाले वस्त्र निवी। इसके बाद में है वास, दूसरा है वास, कमर के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र वास, लिख लें आप। और तीसरा है अधिवास। अधिवास यानी कि ऊपर से पहने जाने वाले वस्त्र, यानी कि जैसे ये नीवी कमर के नीचे अधोवस्त्र, वास कमर के ऊपर उत्तरीय। ठीक है, अधिवास जैसे ऊपर से मैंने चद्दर ओढ़ ली तो वो हो गया अधिवास, ऊपर से जो पहनते हैं वस्त्र वो हो गया अधिवास। 3 प्रकार के हो गए। इसके अलावा निष्क, निष्क गले में पहने जाने वाला स्वर्ण आभूषण, गले में स्वर्ण आभूषण, इसको आप लिख लें स्वर्ण आभूषण, गले में पहने जाने वाला स्वर्ण आभूषण है निष्क। इसके अलावा है उष्णीय, उष्णीय, उष्णीय का मतलब होता है सिर पर जो पगड़ी पहनते हैं उसको बोलते हैं उष्णीय, सिर पर पगड़ी। एक तो है निष्क गले में स्वर्ण आभूषण, एक है उष्णीय सिर पर पगड़ी। ठीक है, निवी, वास, अधिवास, ये हो गए आपके वस्त्र आभूषण। बस इतना ही पढ़ना है। इसके बाद में है मनोरंजन के साधन। इसके बाद में देखते हैं मनोरंजन के साधन, देखिएगा। अब देखिए मनोरंजन के साधन में क्या है? पशु युद्ध होते हैं, पशुओं का युद्ध होता है। रथ दौड़, रथ दौड़ का आयोजन किया जाता है और रथ दौड़ के लिए शब्द यूज में लिया गया है आजी। इसको आप नोट कर लें, आजी। रथ दौड़ के लिए एक शब्द यूज में लिया गया है आजी। रथ दौड़ होती है और एक सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा है विषपला। ऋग्वेद में सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा है विषपला। पशु युद्ध होते हैं, रथ दौड़ होती है। रथ दौड़ के लिए शब्द यूज में किया गया आजी। पासा खेलना, नृत्य, संगीत, संगीत में वीणा प्रमुख वाद्य यंत्र, प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है? वीणा। ये भी आपको याद रखनी है। ये मनोरंजन के साधन हो गए दोस्तों, पशु युद्ध, रथ दौड़, पासा खेलना, नृत्य, संगीत। ठीक है, आजी शब्द रथ दौड़ के लिए, विषपला सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा, प्रमुख वाद्य यंत्र वीणा। ये आपको याद रखने। ये आपका सामाजिक जीवन हो गया। परिवार की बात की, वन व्यवस्था की बात की, विवाह की बात की, शिक्षा की, वस्त्र आभूषण की, मनोरंजन के साधन की। इनमें जो भी मैंने बताया है एक भी फैक्ट नहीं छोड़ना है। अब बात करेंगे धार्मिक जीवन की, और ये करेंगे हम अगले वीडियो में, जिसमें बिल्कुल संक्षेप में आपको धार्मिक जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा साथियों। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये 4 है। इसमें आपको ये शब्द याद रखना है, आजी है और विषपला है। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में धार्मिक जीवन के साथ। ठीक है साथियों, तैयारी करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।